जैसे आपको पता है कि एक फिल्म जो है वो आपको जची नहीं, आपने उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या बढ़िया फिल्म है जिसमें मैंने एक्टिंग की। हाँ, करना पड़ता है, वो झूठ भी बोलना पड़ता है। बेचते हैं ना, सामान को बेचते हैं। ये फ्लावर, इसमें स्मेल आएगी, दूर तक स्मेल आएगी आपकी। ये जो कॉफ़ी है, ओ माय गॉड, भले वो खाली हो है ना, भांडा फोड़ दिया ना आपने। आपके पास लोग आते हैं कहने के लिए कि बिकती नहीं है आपकी फिल्में। बिकती क्यों नहीं, जब दुनिया देखना चाहती है हमारी फिल्में, उन लोगों ने डिसाइड कर रखा नहीं बिकती। हमारी फिल्म जरा 5000 थिएटर में आप चला के तो दिखाएं। हमारी फिल्में 200-300 पे ख़त्म हो जाती हैं और उसके शो सुबह होते हैं कि रात को होते हैं। तो हम तो फाइट जिंदगी भर इसी चीज़ की करते रहेंगे। एक कल्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपको चढ़ाए में नहीं आना उनके। मैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई, अभी मैं शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कब होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, 4-5 जिंदगी भी हो जाए तो भी कम लगती है। अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं। शोहरत से डरते हैं क्या? कभी कभी ऐसा काम किया माँ बाप को खुश करने के लिए? किक एक फिल्म की थी मैंने, जब पिक्चर देखी उनके, उसके बाद पूछा हमने कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा आपको, तो बोली जब तुम बहुत सारे नोटों पे बैठा हुआ था ना, ऐसे कर रहा था, वो सीन। मेरी माँ को वो सीन बता, अजीब अजीब माँ है मेरी, वो सीन अच्छा लगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai. My guest today is Nawazuddin Siddiqui. He really needs no introduction. Amazing actor, considered one of the icons of our times. Nawazuddin Siddiqui has won dozens of awards for a variety of roles that he's played. Some of the notable ones include major films like Black Friday, New York, Peeply Live, Kahani, Gangs of Wasseypur 1 and 2. And then who can forget Sacred Games? Some of his dialogues in the series are memorable. The memes are legendary. नवाज साहब, थैंक यू सो मच कि आप ANI के पॉडकास्ट में आए। सो बिफोर वी स्टार्टेड द शूट आपने कहा कि आप यू आर गोइंग टू डू अ म्यूजिक वीडियो, तो आई कांट बिलीव इट कि आप सिंगिंग करेंगे, आप डांसिंग करेंगे, एंड दैट इज वन रोल आई वांट टू सी यू इन। इंटेंस रोल्स तो देख लिए आपके सारे। हाँ, इसमें तो सिंपल सा है, हल्का फुल्का डांस होगा, बाकी एटीट्यूड के ऊपर है। हाँ, पूरा डांस। और हरियाणवी सॉन्ग में पहली बार कर रहा हूँ। जानी कर रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर जो है जानी। हाँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आपके NSD की जिंदगी, आपके स्ट्रगल्स के बारे में वीव हर्ड यू स्पीक अबाउट इट अ लॉट। व्हाट आई वांट टू नो इज एट दिस स्टेज इन योर लाइफ, जब आपने you've achieved so much as far as acting is concerned, what is it that inspires you to go forward more? मतलब एक मुकाम आता है कि आपने ये सब कर लिया, अब आपको गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया, शोहरत भी आ गई, एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आई वुड थिंक, एक मुकाम पे आ गए आप। अब आपको क्या ड्राइव करता है? मैं सच बताऊं तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए की नहीं थी एक्टिंग, कि गाड़ी आ जाए, बंगलो आ जाए और आप स्टार बन जाए। ये सब मेरे दिमाग में था ही नहीं जब मैं आया था यहाँ पे। मैं सिर्फ आया था, इसलिए आया था ताकि मैं कुछ अच्छी आर्टिस्टिक फिल्में कर सकूं, आर्टिस्ट बन जाऊं, एक्टर बनूं। ये इसके लिए आया था मेरे दिमाग में। सच बता रहा हूं, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए आया ही नहीं था। और ये अचीवमेंट नहीं होता, घर, गाड़ी, बंगलो, ये वो सब, ये कोई अचीवमेंट नहीं होता। बिल्कुल मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोग मानते होंगे, बट मैं इन सब क्योंकि अगर ये अचीवमेंट होता है तो मैं घर बैठ के भी कर लेता, शुगर फैक्ट्री खोल के। तो मेरा है ऑफकोर्स, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, एज होती जा रही है, तो ऐसे लगता है कि यार अभी कुछ भी नहीं किया। क्योंकि क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता इंसान का, हमेशा कुछ बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो कभी कभी लगता है कि शायद एक ज़िंदगी भी कम है। मुझे अब लगता है कि यार 2-3 ज़िंदगी के साल, कम से कम 120 या 30 साल या 40 साल, 140 साल मिलने चाहिए थे मुझे, ताकि शायद थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता। क्योंकि अब लगता है कि अब ज़्यादा समझदार हुआ हूँ। यही है कि हो सकता है अगर मैं बहुत ज़्यादा जी लिया तो शायद लगे कि अब तब समझदार हुआ हूँ, अभी तक तो बेवकूफ़ी में करता गया मैं काम। तो ये कभी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता कि क्रिएटिव आर्टिस्ट को कभी इस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता होगा या नहीं, आई डोंट नो। तो एक किस्म से नर्वसनेस या फिर डिससैटिस्फैक्शन जो है, उसी से लर्निंग एक्सपीरियंस आता है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स।
अब मुझे लगता है कि मुझे वो फिल्में करनी चाहिए जो मैं चाहता था। अभी तक तो मैंने लोगों की फिल्में की जी, आपने स्क्रिप्ट दी और मैंने कर ली, उसमें मेरा थॉट नहीं था। हम लोग खींच के लाते थे अपने थॉट को। आपके जो गिवन टास्क है आपका, जो आपने स्क्रिप्ट मुझे दी, उसमें हम अपना क्रिएटिविटी को हम भी इंक्लूड करते थे थोड़ा बहुत जो भी होता था। बट होल सोल जो मेरा थॉट है फिल्म मेकिंग को लेके या सिनेमा को लेके, वो शायद मैं अब शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस करना शुरू कर रहा हूँ। भले छोटी फिल्में हों, बट मुझे लगता है कि डीप फिल्में होंगी और ज़्यादा कैरेक्टर्स ड्रिवन फिल्में होंगी। आई वांट टू एक्सप्लोर द ब्रेन ऑफ ए स्टोरी ड्रिवन नहीं होगा। हाँ, स्टोरी ड्रिवन होगा। स्टोरी नहीं, मेरा मैं सच बताऊं, मुझे स्टोरी से इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं होता। मुझे होता है कि एक आदमी के दिमाग को खोलना, वो क्या चलता है उसके दिमाग में, क्यों चलता है, उसकी जो एब्सर्डिटी है, उसकी स्टोरी बनी नहीं सकती, उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आप समझते हैं दैट अभी तक आपने जो इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, आई नो दैट यू आर एन एविड रीडर, तो जब यू फील कि किसी ने ह्यूमन माइंड को इतना नहीं किया, बहुत सारी फिल्मों में होता है। हमारी फिल्मों में, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारी फिल्मों में बहुत कम होता है। हमारी स्टोरी ड्रिवन होती है फिल्में, कि रेक्स टू रिचेज है, और ये एक गरीब था, एक अमीर हो गया, एक रईस हो गया, या इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बनती हैं फिल्में। आई एम सॉरी, बट मुझे लेकिन जब अच्छा सिनेमा जो हमारे यहाँ का, जो जिस पे हम आप ध्यान भी नहीं देते, वो थोड़ा डीप है, वो ज़्यादा फॉरवर्ड सिनेमा है, और वही सिनेमा बाहर मुल्कों में हमारी पहचान दिलाता है। फॉर एग्जांपल, अभी कान फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया और शेमलेस एक दूसरी फिल्म थी, है ना, ये फिल्म वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री का नाम किया इन फिल्मों ने, है ना। स्मॉल होती हैं, स्मॉल लेकिन डीप होती हैं वो फिल्में। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से इस तरह की जो फिल्में होती हैं, छोटी फिल्में, डीप फिल्में होती हैं, जो फेस्टिवल वर्ल्ड में नाम रोशन करती हैं, हमारे यहाँ उन फिल्मों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी, अब देखिए RRR का बजट वगैरह, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स, ये वो, आप उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते कभी? नहीं, मैं तो बड़े बजट की फिल्मों का भी हिस्सा बनूँ, ऐसे नहीं, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा ही उन फिल्मों से। वो भी एक तरीके का सिनेमा है, एंजॉय करो, हा हू करो, घर पे आ जाओ, भूल जाओ। अब मुझे बताइए, जो रिसेंटली जो फिल्में हिट हुई हैं, आप एक सीन का जिक्र करते हो क्या उन फिल्मों का? लेकिन मैच बॉक्स हो जाए, घर पे डिस्कशन होता है उन फिल्मों का कि क्या परफॉर्मेंस थी। बताइए, आप ही बताइए मुझे, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उन फिल्मों के सीन्स के डिस्कशन होते हैं क्या? अभी हमने इंटरव्यू किया था अनु जी का, और वो उत्सव के बारे में बात कर रहे थे। वो कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे जो 30-40 वर्ष पुरानी फिल्में हैं, और वो याद रहती हैं। जैसे आपकी जो फिल्म थी, इतनी सारी फिल्में हैं जो सम सीन स्टे विद यू। लंच बॉक्स, जैसे मैं कह रही हूँ, वो लंच बॉक्स हो जाए, या फिर एनी अदर फिल्म दैट यू वर टॉकिंग, दैट यू हैव एक्टेड इन, सीन्स याद रहती हैं, फॉरगेट अबाउट द स्टोरी, वो याद रहती हैं, जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल भी, हाँ, वो जिस सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, बड़ा सिनेमा, वो ऑफ कोर्स देखने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। स्टार्स, सुपर स्टार्स को देखना मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी मज़ा आता है, जो फ्लाइट में बैठ के गोलियां चलाता है, बचा लेता है, वो पूरी दुनिया को बचा लेता है, मुझे भी अच्छा लगता है वो, कि काश कोई ऐसा इंसान रियल लाइफ में भी हो। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होते इस तरह के इंसान रियल लाइफ में, तो बड़ा वो दिल को कचोटती हैं चीज़ें। तो जब हाउ हैज़ योर रिलेशनशिप चेंज्ड विद फिल्म्स? जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि 15 साल पहले जिस तरह की फिल्में मैंने की थी और आज जो मैं कर रहा हूँ, डू यू फील सेंस कि मैं अगर उस वक्त में मैंने जिस तरह उस कलाकार को, उस किरदार को निभाया था, मैं आज अलग से करता? ऑफ कोर्स, बाय द टाइम जो है, जब आप एक्सपीरियंस होता है आपको, अभी 15 साल पहले जो मेरी सोच थी वो अब नहीं है। और मुझे लगता है 15 साल पहले या 10 साल पहले जो मैंने फिल्में की थी, अगर अब करता तो शायद और बेटर करता मैं। आप अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं? नहीं, ऐसे सच मुझे अपने फिल्मों में शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पुरानी फिल्में देखने का अपनी। हाँ। कौन सी फिल्में देखते हैं आप? लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए क्या देखते हैं आप? लर्निंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते हैं? मैं सच बताऊं आपको, दुनिया में बहुत अच्छा सिनेमा है। मैं अगर उस सिनेमा को रोज भी देखूं तो भी ख़त्म नहीं होगा वो सिनेमा। इतना अच्छा सिनेमा बन रहा है दुनिया में, है ना। तो मैं बजाय वो कंप्लीट करने के मैं बकवास फिल्में क्यों देखूं? हर आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है अपनी लाइफ में,
मैं भी प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसा कंटेंट घुसे जिससे मैं इम्प्रूव करूँ अपनी आर्ट में। और उसके लिए सिनेमा है, इतना खूबसूरत सिनेमा है कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी देखता हूँ जो तो भी ख़त्म नहीं होगा, तो मैं उसमें टाइम लगाऊंगा ना। एटलीस्ट अपने जीते जी मैं दुनिया के सारा अच्छा सिनेमा देख पाऊँ, काश तो आप स्टूडेंट्स को या फिर फिल्म बफ्स को क्या कहेंगे, किस रीजन का फिल्म देखें? मलयालम फिल्म देखें, तमिल फिल्म देखें, फ्रेंच फिल्म देखें, चेक फिल्म्स देखें, क्या देखें? ऑफ कोर्स डिपेंड करता है उनके ऊपर। अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो आर्टिस्टिक फिल्में देखें, अगर स्टार बनना चाहते तो बहुत सारा है यहाँ पे, वो देखें। आप क्या बनना चाहते थे? मैं तो एक्टर बनना चाहता था। और कहाँ पर आपको लगा कि हाँ, आई एम डूइंग गुड फिल्म्स, आई एम डूइंग समथिंग जो मैं चाहता हूँ करने के लिए? कुछ सिनेमा था, कुछ फिल्में थी जिनको मैं लगता था कि हाँ ये सिनेमा मेरे दिल के करीब है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिनेमा लोगों ने नहीं देखा ज़्यादा। कौन सी थी? बहुत सारी फिल्में थी हाँ ऐसी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मंटो थी, लाइक रमन राघव थी, लाइक फोटोग्राफ थी, मिस लवली थी, तो वो सिनेमा ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। फोटोग्राफ इंटरनेशनली चला, मंटो भी बाद में चला OTT पे आने के बाद। पीपल रीविजिट। हाँ, रीविजिट एब्सोल्युटली, यू नो दे गो बैक देखने के लिए। हाँ, फोटोग्राफ जब निकली मैंने भी नहीं देखी, हाँ, पर मैं फिर वापस गई देखने के लिए। मंटो भी मैंने बाद में देखा, अच्छा, आफ्टर आई हर्ड अबाउट इट, क्योंकि प्री पब्लिसिटी उस वक्त होता नहीं था। हाँ। मंटो जब आपने किया तो डिड यू फील इट वाज वेरी रॉ? ऑफकोर्स सच्चाई थी उस परफॉर्मेंस में, उस स्क्रिप्ट में बहुत सच्चाई थी। हमने उसको फिल्म की तरह नहीं बनाया कि एक आदमी की सच्चाई की, ऑनेस्टी के ऊपर कहानी थी वो क्या फील करता था लिखते हुए, कितना करेज था उस आदमी के अंदर सच्चाई को लिखने का उस वक्त पे, जो शायद आज नहीं है ना, लेकिन उस वक्त पे करेज था, बहुत लोगों में करेज था, सच्चाई के साथ लिखते थे। क्या ऐसी फिल्में जब आप करते हैं जैसे मंटो किया आपने, डज इट इम्पैक्ट यू एज अ पर्सन? ऑफ कोर्स करता है ऐसा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी और ट्रुथ जो है वो इम्पैक्ट करता है, भले फॉर द टाइम बीइंग आप उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले उससे, बट अफेक्ट तो करता है। सच्चाई, आप किसी की सच्चाई आप पब्लिकली ना डिस्कस करें, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब वो कचोटता है आपको, यू नो, कि यार। और मैं एक्टर भी वैसे बनना चाहता हूँ, भले मेरे पब्लिकली मैं कोशिश कर रहे हैं हम भी कि यार हो सकता है पब्लिकली हमारी बात ना हो, लेकिन जब बंदा घर में हो तो उसके दिमाग में हमारे जैसे एक्टर, बहुत सारे एक्टर हमारे जैसे, कि हमारे जैसे एक्टर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके दिमाग में आए कि यार परफॉर्मेंस तो ठीक है, परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत तो ट्रुथ लगा उस बंदे की परफॉर्मेंस में, मुझे ये इतना भर आ जाए बस दिमाग में किसी के, बस हम सक्सेसफुल हैं, भले पिक्चर का कुछ भी हो। हाँ, मतलब कमर्शियल सक्सेस के कोई और ही मापदंड होते हैं। कमर्शियल सक्सेस के ऑफकोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें हावी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों में मिलके एक आदमी की वजह से नहीं, उसकी पब्लिसिटी, मार्केटिंग, थिएटर स्क्रीनिंग कितनी है, कितने थिएटर में चल रही है। अब देखिए मेरी फिल्म, आप रहती हैं जनकपुरी और मेरी फिल्म कहीं चाणक्यपुरी में लगी हुई है, या आप रहती हैं ओल्ड दिल्ली में और मेरी फिल्म चाणक्यपुरी में लगी हुई है, आप थोड़ा ना देखने जाएंगी, मैं भी खुद न देखने जाऊँ। मेरी फिल्म जब चारों तरफ लगेगी तब आप देखने जाएंगे कि मेरे घर के पास लगी हुई है नवाज की फिल्म, चलो चलते हैं देखने। हमें आज तक उतनी स्क्रीनिंग मिली ही नहीं। हमारी फिल्में 200-300 पे ख़त्म हो जाती हैं और उसके शो सुबह होते हैं कि रात को होते हैं। तो हम तो फाइट ज़िंदगी भर इसी चीज़ की करते रहेंगे कि काश हमें भी दो, थोड़ा सा हमें भी तो स्क्रीनिंग दो, हमें थिएटर शोज दो हमें। नहीं है वो नियति हो गई अब हमारी, कोई आएगा प्रोड्यूसर अच्छा हमारे साथ आएगा। आपके पास लोग आते हैं कहने के लिए कि बिकती नहीं है आपकी फिल्में? नहीं बिकती क्यों नहीं, जब दुनिया देखना चाहती है हमारी फिल्में। ये तो आपने डिसाइड कर रखा है ना, उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है नहीं बिकती। हमारी फिल्म ज़रा 5000 थिएटर में आप चला के तो दिखाएं, 3000 में तो चला के देंगे, तब आकलन कीजिए आप हमारा या मनोज वाजपेयी का कि हमारी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है हमारी। ये मार्केट फोर्सेस जो हैं वो अनफेयर हैं आपके? बिल्कुल अनफेयर, ऑफ कोर्स अनफेयर है। जिन लोगों को, देखिए दो तरह के एक्टर होते हैं, इंडस्ट्री का एक्टर होता है, एक पब्लिक का एक्टर होता है। पब्लिक के एक्टर की फिल्म पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। जो इंडस्ट्री के एक्टर हैं जिनको नहीं देखना चाहते, लेकिन उनकी 5000 थिएटर में रिलीज़ होती हैं फिल्में। हमारे यहाँ देखने की कल्चर है,
हमें देखना, हम जाते हैं हर हफ्ते सैटरडे संडे को। अब जिसकी फिल्म लगेगी वो उसमें घुस जाएंगे हम। वो भी वो मल्टीप्लेक्स अगर है तो फिर 4 फिल्में चल रही हैं तो ऑब्वियसली वो फैंटेसी वाली फिल्में ज़्यादा चलती हैं ना। फिर 4 फिल्में तो नहीं, जब एक बड़ी फिल्म रिलीज होती है उसके आसपास एक आधी कोई छोटी उटी होती है, नहीं तो एक ही फिल्म पूरा थिएटर खा जाती है। जैसे हड्डी जिसमें आपने किया, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। अब आप वहाँ पर अगर आप एक तरफ RRR चल रहा है, एक तरफ हड्डी चल रही है, और आप 4 अपने 2 बच्चे और अपनी बीवी के साथ आप थिएटर में जाते हैं और 4 लगी हुई हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? क्योंकि पैसे भी तो लोग बच्चों के साथ जाओगे तो आप RRR टाइप की फिल्में देखोगे, उसमें विजुअल एक्सपीरियंस है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ये भी तो बच्चों को भी, हाँ ये भी तो होता है ना कि दिमाग पे जोर लगाने वाली पिक्चरें। पर एक तरफ वो बट मैं अगर अपने बच्चे को ले जाऊंगा तो हड्डी जैसी फिल्म में ले जाऊंगा, मैं लगाऊंगा उसका शुरू से दिमाग पे जोर लगाओ आप अपने, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि हमने दिमाग पे जोर लगाया। मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था NSD में, तो मेरे सीनियर मुझे बोलते थे कथक का शो है, भीमसेन जोशी का शो है, या सरोद का शो है, जो उस्ताद अमजद अली खान का शो है, पंडित रविशंकर का शो, उनको देख के आओ। जब हम देखने गए तो यार मुझे गुस्सा आता था, मेरे सीनियर ने मुझे कहाँ भेज दिया, एक ही राग अला पे जा रहे हैं बहुत देर तक, हैं ये क्या है? आप यकीन नहीं करिए 6 महीने तक मेरे मुंह से गालियाँ निकली अपने सीनियर्स के लिए, लेकिन 6 महीने के बाद ना मुझे मज़ा आने लगा धीरे धीरे, और उसके बिना फिर मैं रह नहीं पाया। मैं हर बार खुद अकेले जाके देख के आते थे। भारतीय कला केंद्र, वो संगीत नाटक अकेडमी, यहाँ वहाँ त्रिवेणी कला संगम, यहाँ जहाँ भी कथक के, इसके भरतनाट्यम के या राग्स जितने भी, इसको एक्वायर्ड टेस्ट कहा जाता था, और पुट डाउन आपको डेवलप करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर्ट जो होती है ना वो आम नहीं होती, खास होती है। उस खास चीज़ के लिए आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पर क्या होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रेशर्स इतने होते हैं कि लोग अपने बच्चों को फिर उस पर डालना नहीं चाहते, या फिर अपने आप को भी नहीं डालना चाहते कि कहाँ भाई वक्त है कि हम डेवलप करें ये फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ। नहीं, मैं तो अपने बच्चों को ये ताकीद कर रहा हूँ, ये तालीम दे रहा हूँ कि डेवलप करो बचपन से। मेरी बेटी 14 ईयर्स की है, अभी शेक्सपियर के थिएटर में वो वर्कशॉप कर रही है लंदन में। तो मैं तो हार्डकोर जो अभी से मैं डालूंगा उसके दिमाग पे प्रेशर कि ये चीज़ देखो, क्या देखना है वो डिसाइड करो, वरना बहुत मतलब खो जाओगे आप। इतना कंटेंट है बेमतलब का भरा पड़ा है, तो उसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको कि क्या देखना है मुझे, क्या नहीं देखना। और एक तरफ शेक्सपियर है जहां आप कह रहे हैं कि शेक्सपियर देखें या फिर फ्रेंच पोएट्री पढ़ें, दूसरी तरफ सोशल मीडिया है, स्क्रोलिंग पे ही लगे हुए हैं। मंटो पढ़िए, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़िए, हमारी कंट्री में क्या बड़े बड़े एक से एक राइटर हुए हैं। प्रेमचंद पढ़िए, एक से एक राइटर्स हुए हैं हमारे यहाँ पे। आप क्या डू यू थिंक कि ये फैमिली वैल्यूज की दिक्कत है या फिर स्कूलिंग की दिक्कत है कि नॉलेज पूरा उसकी पूरा फैब्रिक, इंटायर फैब्रिक चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आपको भी किसी ने ये सिखाया नहीं है, मतलब इन द सेंस दैट जब आप योर चाइल्डहुड नोबडी टोल्ड यू कि आप कथक देखिए, ये NSD में जाके आप सीखें, क्योंकि जहाँ पे आपका बैकग्राउंड था वहाँ पे भी एक्सेस नहीं था इन सब के लिए। बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो you learned later in life, and do you feel कि जब आप यहाँ गए कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो ओपन आउट हो गया उससे, और आपका जो आर्ट फॉर्म है उससे बेनिफिट किया आप? बहुत बेनिफिट हुआ, ऑफ कोर्स। मेरा देखने का नजरिया बदल गया दुनिया को उसी आर्ट फॉर्म से। तो आप जब एक्टिंग करते हैं, हाउ मच हैज दैट हेल्प्ड यू? बहुत हेल्प करता है, मैं आपको बता नहीं सकता कितने तरीके से हेल्प करता है वो। मेरे ख्याल से जो आप बोल रही हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो चेंज हुआ मेरे ख्याल से उसी की वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो भी है, छोटा मोटा जो भी है, अब वरना हम भी खो जाते हैं ना। कहीं ना कहीं बचा के रखा हमने अपना वो खर्च नहीं होने दिया अननेसेसरी। तो जब जैसे आपके जो डायरेक्टर हैं, कोई भी डायरेक्टर हो, इफ दे हैव नॉट हैड दैट एक्सपीरियंस, लेकिन आपको वो कहते हैं एक्ट लाइक दिस, हाथ पैर हिला के, गुस्सा ऐसे करके, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं, वो भी आता है हमारे से, हमसे तो वो भी। देखिए जब हम थिएटर कर रहे थे, उस सारी फॉर्म में थिएटर करते थे हम लोग, चाहे वो पारसी थिएटर हो, चाहे वो फार्स हो, चाहे मोलियर का स्टाइल हो, शेक्सपियरियन स्टाइल हो, है रियलिस्टिक हो, हमारा फोक फॉर्म हो,
या हमारा जो एक स्टाइलाइज जो हमारा जो था, जिस तरीके की रामलीला होती थी वो फॉर्म हो, वो भी एक फॉर्म थी। तो सारी ये फॉर्म है, हर फॉर्म में हमने प्लेस किए हैं। तो जब आप मुझसे पूछती हैं जब कि ये आप इस तरह की फिल्में की जिसमें हाथ पैर उछाल के लाउड बोल के, वो भी हमारे लिए एक फॉर्म है एज एन एक्टर, उसमें भी आपको उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। पर आपका जो एक्सप्रेशन स्टाइल है वो कुछ लाइक कंट्रोल्ड है। इट्स जैसे यू नो देयर आर सम पीपल जो आंखों से एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग होते हैं हाथ पैर अलग करके। आप किक देखिए, मैंने पूरा हाथ पैर खोल के किए हैं सारे किक विक में। वासीपुर में तो किया है आपने। वासीपुर में फिर भी कंट्रोल था, बट जो किक तो थोड़ा लाउड था ना आपका ड्रेसिंग स्टाइल। हाँ वो तो ऑफ कोर्स। हाँ, बट जो कंट्रोल्ड अग्रेशन जैसे होता है वो दैट इज देयर इन यू, वो दिखता है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर का जो थॉट है उसके अकॉर्डिंगली हम। कितना फ्रीडम है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, और कितना डायरेक्टर जो है वो आपको कन्फाइन करता है? मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही डायरेक्टर का एक्टर हूं। अगर डायरेक्टर ये चाह रहा है तो वो भी उस तरीके से करते हैं। हाँ, कहीं लग रहा है हमें कि भाई ये थोड़ा सा लाउड हो रहा है तो डायरेक्टर से डिस्कशन हो सकता है, कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टर ही खुद बोलते हैं कि कम डाउन। आपको कहते हैं? हाँ, क्या होता है कि इंडल्ज होता है ना, वो इंडल्जनेस कभी कभी आ जाती है, बहुत ऐसा फाड़ दूं, खंबे उखाड़ दूं, है ना। आई कांट इमेजिन कि आप ऐसे करते। तो नहीं, कभी कभी आ जाता था बीच बीच में। 2003 में मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था, बाईपास। आसिफ कपाड़िया उसके असिस्टेंट थे, उसमें प्रोड्यूसर भी थे। तो मुझे किसी का ऐसे करके सर पकड़ के ऐसे मर्डर करना था, है ना, चाकू मारना था। तो मेरे ऐसे किया मैंने, ये आ गया। तो उसने बोला ये एक्सप्रेशन यहाँ क्यों आ रहा है, ताकत यहाँ से लगानी है, यहाँ पे क्यों आ रहा। तो हम भी पॉल्यूटेड थे ना पहले, कहीं ना कहीं पोल्यूशन था हमारे एक्टिंग में भी। बाय द टाइम धीरे धीरे समझ आई, कंट्रोल रखना है अपने आप को, बॉडी को, माइंड को, यू नो। हाँ, वो भारत में उसमें भी है ना, नाट्य शास्त्र में जो एक नाट्य होता है, एक नृत्य होता है। हाँ। जो दैट फाइन थिंग, आप उसी एक्सप्रेशन को आप अगर नाट्य के रूप में करेंगे तो कुछ और ही होगा, थोड़ा एग्जैजरेटेड हो जाता है। यू नो, अभिनय का अलग अलग लेवल्स होते हैं, हाँ। व्हेन यू एक्सप्रेस। तो आप में, इरफान में वो है दैट क्वालिटी, यू नो, वेयर आईज के जरिए, आंखों के जरिए, कंट्रोल्ड एक्टिंग के जरिए आप नसीरुद्दीन शाह फॉर एग्जाम्पल, यू नो, गिरीश कार्नाड, मैं आई एम जस्ट रैंडमली टेकिंग नेम्स, बट इन सब की एक्टिंग स्टाइल में एक सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन है जो बहुत कुछ कह जाता है। सिंप्लिसिटी लाना स्क्रीन पे बहुत मुश्किल काम होता है, उसके पीछे हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क मांगता है वो। उसके लिए मेथड है कोई? क्या आप, इट टेक्स यू टाइम टू गेट इनटू दैट रोल? सी, मेथड एक्टिंग है भी ऑफ कोर्स वो, बट ये सोच के कि मेथड एक्टिंग में यूज़ करूँगा इसमें, वो सोचना नहीं चाहिए। कैरेक्टर्स की डिमांड क्या है वो उस पर रहना चाहिए। ये कैरेक्टर किस फॉर्म में है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑफ कोर्स कमर्शियल फिल्म है तो आपको उसमें ठीक है थोड़ा सा एक नॉच ऊपर ही करना पड़ेगा उसको, डेफिनेटली। पर इतने सारे जैसे बिग बजट फिल्म्स वगैरह में जब एक्टिंग होती है, जब आप होते हैं वहाँ पे, इतने सारे स्टार्स भी होते हैं, कुछ एक्टर्स भी होते हैं। मे बी इट्स अनफेयर टू पुट देम इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स, लेकिन अगर ऐसे होते हैं तो व्हाट डू यू शट योरसेल्फ इन अ कैबिन कि मैं अलग रहूँ, मैं करप्ट ना हो जाऊँ स्टाइल से? कैसे आप अपने आप को डू यू कीप अवे? देखिए, एक फॉर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप कमर्शियल फिल्मों का बात कर रहे हैं, एक उसमें भी एक फॉर्म होता है, सारे देखिए उसी फॉर्म में, वो एक फॉर्म है वो भी मेरे लिए, तो यू नो, जो कमर्शियल आप फिल्म की बात करें तो उसी फॉर्म में, अगर क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप जो सारे एक्टर के उसमें सिंक हों, बट तो आपको उस फॉर्म में आना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा वो फॉर्म, यू नो। ये नहीं कि मैं किक कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही रियलिस्टिकली होके कर रहा हूँ, नहीं, वो एग्जैजरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आप, क्योंकि वो थिएटर का मसाला है वहाँ पे। थिएटर के जो लोग उन फिल्मों को देखने आए हैं उनका किस लेवल पे है, उस लेवल पे आके परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। पर कॉमेडी में भी ऐसे करना पड़ता है, कॉमिक टाइमिंग में, कॉमिक एग्जैजरेशन में, फार्स में, फार्स। वो आप, डज इट कम इजीली? क्या इजीली क्यों नहीं आता? मैंने मॉलियर के 8-9 प्ले किए हैं। हाँ,
पूरा फार्स ये वो सब करके पूरा ऐसे सब किया है वो। हाँ। राजपाल में ये हम सब लोग करते थे, मोलियर के प्लेस किए हैं हम लोगों ने, तो उसमें फार्स ऑलरेडी ये सब है कर चुके हैं। हाँ। तो इजी पड़ता है फिल्मों में हमें। थिएटर में आपने जो काम किया, उसके बाद जब फिल्मों में आप काम कर रहे थे, व्हाट वाज द शॉकिंग एस्पेक्ट बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि लाइफ डिडंट प्रिपेयर मी फॉर दिस? सी, मैंने जब कमर्शियल फिल्मों में काम किया तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया कि उस फॉर्म में हम थिएटर कर चुके थे। हाँ, जब ये आर्टिस्टिक फिल्में आई उसमें थोड़ा सा झटका लगा हमें, क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट डायरेक्टर थे जिन्होंने हमें रोका कि नहीं, सिर्फ आइज में भी एक्सप्रेशन मत लाओ, सिर्फ माइंड में रहना चाहिए चीज़ें। फिर वो कैसे दिखेगा? दिखेगा क्यों नहीं दिखता, सब दिखता है। कहते हैं ना, एक्टिंग इज़ ए न्यू आर्ट। आपकी आंखों में बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिख जाता है। आप क्या सोच रही हैं आपकी आंखों में दिख जाएगा वो। कितना सच बोल रही, कितना झूठ बोल रही, सब पता चल जाता है। मेरे को डर लगने लग गया आपके सामने that you're reading my mind। स्क्रीन ना, इतना बड़ा स्क्रीन 70 mm, सब पता चल जाता है उसमें कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपको हेजिटेशन नहीं होती उस वक्त? किस वक्त? जो आप कह रहे हैं दैट बिल्कुल न्यूडिटी है कि लोग समझ रहे हैं व्हाट आई एम थिंकिंग, थोड़ा सा डोंट यू फील अ लिटिल स्कैर्ड? नहीं, यू वांट दैट? मैं तो चाहता हूँ काश पूरा उसका स्किन में चले जाएं, कैरेक्टर की बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाए। एक यही तो जगह मिलती है इस दुनिया में जहाँ पे आप ऑनेस्ट हो सकते हैं। रियल लाइफ में ऑनेस्ट होंगे तो जूते पड़ेंगे। क्यों? आपको जूते तो नहीं कभी पड़ते? नहीं, गालियाँ तो पड़ी हैं। आपकी ट्रोलिंग होती है, कंट्रोवर्सी? जवाब भी नहीं ट्रोलिंग का तो। हाँ, बट एक यही तो जगह है जब कैमरा होता है आपके सामने, यही है ना कैमरा। हाँ, जब आपके सामने कैमरा होता है ना, तो मुझे तो लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, कि नवाज जितना अपने कैरेक्टर का सच बोल सकता है, बोल रही अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। इससे बड़ी खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं मिल पाती ना, इसलिए हम भूखे हैं कि काश अपने कैरेक्टर, कोई भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसका सच उगल दूँ, बस मौका नहीं मिलेगा बाद में। पर वो एक कैप्सूल ही तो होता है, एक टाइम कैप्सूल है जहाँ पे आप उस किरदार को सच्चाई से निभा लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, फिर झूठ की दुनिया में। बिल्कुल, फिर झूठ की दुनिया में हम भी आ जाते हैं वो भी निभा देते हैं आप? वो भी निभाते हैं। हाँ, पर वहाँ पर जब क्रिटिसिज्म होती है कि आपकी वो जो सच्चाई वाला जो कैप्सूल है वो चला नहीं, वो उसकी क्रिटिसिज्म हो जाती है, होता है। तो फिर हाउ डू यू हैंडल दैट? फिर उसके ऊपर एक झूठ और बोला जाता है। क्या कहते हैं फिर आप? हाँ, झूठ से शर्माते नहीं आप? नहीं, शर्माते हैं, गिल्ट होता है, ऑफ कोर्स गिल्ट तो होता ही है ना। जैसे आपको पता है कि एक फिल्म जो है वो आपको जची नहीं, आप एक्टिंग कर चुके हैं उसमें, लेकिन जची नहीं, लेकिन आपने उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या बढ़िया फिल्म है जिसमें मैंने एक्टिंग की है। करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, वो झूठ भी बोलना पड़ता है। झिझकते नहीं आप? नहीं झिझकते। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। हाँ। तो फिर आप, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री? ये आप उस वक्त नहीं करते थे, लेकिन अब देखिए, मुझे मालूम तो है ना एटलीस्ट कि मैं झूठ है सच्चाई है। जब मैं कैमरे के सामने कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, मुझे मालूम है कि ये यहाँ पे मुझे सच रहना है बिल्कुल। वहाँ पे मैं सच्चाई का ढोंग कर रहे होते हैं, ये फिल्म इतनी बढ़िया कमाल की, और जो ये है और वो है, इस तरह की जो बेचते हैं ना, सामान को बेचते हैं। ये फ्लावर, इसमें स्मेल आएगी, दूर तक स्मेल आएगी आपकी। ये जो कॉफ़ी है, ओ माय गॉड, भले वो खाली हो है ना, भांडा फोड़ दिया ना आपने। इतनी सच्चाई भी नवाज साहब इतनी अच्छी नहीं। आप देख लीजिए, आप ही बोल रही हैं, देख लीजिए इतनी सच्चाई क्या है। हाँ, that's true। But आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा that you are a loner in the sense कि आप पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते, आप अकेले में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में जाके रह सकते हैं, आप एकांत में रहते हैं। क्यों? मुझे मज़ा आता है। Is it a part of the creative process? मुझे नहीं पता, क्रिएटिव ऑफ कोर्स ये भी एक पार्ट हो सकता है क्रिएटिव। मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ तो मज़ा आता है, थॉट आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में, म्यूज़िक लगा देता हूँ, ट्रैवल करता हूँ उस म्यूज़िक के साथ विद कैरेक्टर्स एंड ऑल। मज़ा तो आता है ऑफ कोर्स। और अकेले रहना अच्छा भी लगता है मुझे।
नवाज साहब, मैं नाम नहीं लूँगी, पर एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत मतलब सक्सेसफुल एक्टर हैं, जो मैं उनकी पहली की पिक्चरें देखती हूँ, इट लुक्स लाइक वो मैकेनिकल हीरो वाली एक्टिंग कर रहे हैं। फिर उनकी लाइफ में पर्सनल ट्रेजेडी नहीं कहूँगी, बट कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, और उसके बाद जो उनकी एक्टिंग होती है, क्या मज़ा आता है, बिकॉज यू फील रॉ इमोशन, पेन। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ आया कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से आपका आर्ट जो है वो बेनिफिट कर गया? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपको टच करती हैं कोई चीज़ें, आप कह तो सकते नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जो फॉर्म है, जो आपका काम है, उसमें रिफ्लेक्ट तो होता है। ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस जितना भी लाइफ का होता है वो आपके अगले काम में, आने वाले काम में रिफ्लेक्ट तो होता है। बहुत अच्छी लाइफ आप देख लीजिए कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ रही है, पेनफुल लाइफ रही है उनकी। कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स वो आपके आर्ट फॉर्म को कहीं ना कहीं तो ले जाती है, पुश तो करती है वो चीज़। वो जो पेन होता है आपका, आप यूज़ कर लेते हैं। आर्टिस्ट एक ऐसा प्राणी है कि वो अपनी आर्ट फॉर्म में कोई भी, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल हो, डांस, कुछ भी हो, या एक्टर हो, या स्क्रिप्ट राइटर हो, या स्टोरी राइटर, नॉवल राइटर हो, कुछ भी हो, यूज़ कर लेते हैं। ये तो है, फैक्ट है। एक और बात होती है जो एक रूरल अपब्रिंगिंग की होती है, जो गांव में बसा जो बच्चा है वो उसमें से निकलता है। देयर इज़ अ व्हाट शुड आई से एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियल इंडिया। तो जैसे मनोज जी कह रहे थे, ही हैज़ टू प्ले द रोल, तो वो सोचता है कि मेरे गांव में एक भाई साहब थे, उनका वो जब टांगा चलाते थे तो हाउ ही वाज बिहेविंग, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो सोच करके। तो इवन यू आर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, सो डू यू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस कि हाँ, जब मैंने बचपन में देखा था एक फला आदमी था, वो इस तरह करता था, तो मैं उसको वो वैसे ले आऊँ। इज़ दैट देयर? हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है। हाँ, और क्योंकि गांव में रहने की वजह से, थैंक्स टू, मतलब थैंक गॉड कि हमें वैरायटी ऑफ, हम एक जर्नी जो होती है ना, गांव से थोड़े से बड़े शहर में आते हैं, फिर उससे बड़े शहर में जाते हैं, फिर सबसे बड़े शहर में आते हैं, तो इस बीच इस यात्रा में जो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर करते हैं, बहुत सारे लोग रह जाते हैं आपके दिमाग में। जब आप कोई रोल करते हैं, तो जब आप कोई रोल मिलता है आपको, तो एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी ज़िंदगी घूम जाती है आपको, वो रिवाइंड हो जाती है सारी पूरी की पूरे वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से किसी एक कैरेक्टर को आप पकड़ते हो, ये कैरेक्टर जो है वैसा सा लग रहा है, और उसको आप जानते हो अच्छे से, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, यू नो। उसका रिएक्शन वगैरह, वैसे रिएक्शन वगैरह, उसका वॉक, ये बात करने का तरीका, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें को क्लैरिटी मिल जाती है जब आपने वो इस तरह का इंसान देखा होता है। ये तो फैक्ट है। आई विल कम टू गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑफ कोर्स एवरीबडी जो भी उस फिल्म में काम कर चुका है ना, उनके सारे इंटरव्यूज आप देखिए थे, सब लोग उसी के बारे में फिल्म पे आते हैं। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर बना तो आई बिलीव कि स्क्रिप्ट्स नहीं होती थी, मतलब थोड़ा बहुत स्केची एक्टिंग। तो जब व्हेन यू वांटेड टू डू दैट, आप भी यू नो दैट रीजन जो उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन है, तो आप उस किरदार जो आपने जो निभाया था उधर, हाउ मच वाज इट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट, और कितना उसमें अनुराग कश्यप का वो था मॉडलिंग? सी, हम लोग जब जैसे गैंग्स जब शुरू हुई, तो हम कुछ लोग जो थे, जैसे जिसमें एक डेफिनेट का रोल करता था वो जिशान, जिसने वो कॉन्सेप्ट दिया था अनुराग को। हम लोग ना वहाँ गए थे वासेपुर में, तो वासेपुर में जो लड़के थे वो फैजल खान के चेले थे। अच्छा। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, वो जानते थे। अच्छा, बॉस को ना, बॉस शायद इतना ना करता हो, लेकिन वो जो उनके जो चेले थे वो बॉस की कॉपी करते थे, उनसे मैं डायरेक्ट मिला था जाके। हाँ। और वो बात करने का तरीका उनका बॉस जैसा ही था, क्योंकि बॉस से वो सारे इंस्पायर थे, हाँ। इम्प्रेस थे, है ना। तो बॉस की तरह बात करते थे। वो तो जेल में थे, हाँ। बॉस तो, लेकिन बॉस के चेले थे सारे, जो जिनके साथ में रहा, हाँ। कम से कम 10-12 दिन तक, हाँ। और जब वो बात करते थे ना, तो मुझे बॉस याद आते थे उनके, कि वो
क्योंकि इम्प्रेस हैं उससे, बॉस से, तो वैसे ही बोलते हैं, अरे कार है, कहाँ बोले थे रे, इधर आओ, हाँ जी। तो इस तरह की बात करते, तो मैं देखते 10-12 दिन तक देख के एक दिन क्या हुआ, मैं सीधा अपने रूम में गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया और आंखें बंद कर ली, आके बैठ गया। बहुत देर तक बैठा रहा मैं, और जब खड़ा हुआ तो पूरा जो बॉस के चेले जो बोलते थे उस तरीके का एटीट्यूड लेके खड़ा हुआ मैं। शायद यही खोजने के लिए आया भी था मैं। और मैंने अब वो जो स्वैग चलने का, वो स्वैग, वो सारी चीज़ें मैंने अब मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं जा रहा हूँ अभी। और उसी दिन हमने ट्रेन पकड़ी और सीधा मुंबई आ गए हम लोग। किस स्टाइल में सीख गया हूँ उसका मतलब हाँ, अभी ये आ गया मेरे जहन में, आ गया मेरी बॉडी में, उतर गया। अब मैं इसको हिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं सीधा जाना चाहता हूँ। हाँ। अभी मुंबई, और मुंबई से वहाँ पे मैं किसी से बात नहीं करूँ, डायरेक्ट शूट पे जाऊँगा मैं यहाँ से। तो वहाँ से डायरेक्ट बनारस हम लोग गए, वहाँ से शूट शुरू हुआ। और कपड़े, वो जो गॉडी गैरिश कपड़े, वो जो, हाँ कपड़े बड़े तो बाहर की चीजें, वो तो हो जाते हैं, वो तो देने वाले दे देते हैं। वो कल्ट फिगर बन गया था। वो जिस तरह की वो ड्रेसिंग थी। मैंने विनय पाठक का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन का जो इम्पैक्ट होता है, ही सेज देयर वाज वन पार्ट जहाँ पे अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी और जो इंटरवल में लड़के जो है जो बाथरूम गए, और जब वो बाथरूम से बाहर आते हैं यूं अमिताभ बच्चन की स्टाइल में चलते हैं। हाँ। बाल यूं करके। हाँ। ये इम्पैक्ट होता है पिक्चर का, ये इम्पैक्ट होता है एक्टर का। एब्सोल्युटली राइट। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर्स कल्ट फिगर्स बन गए थे, उनके डायलॉग्स, उनकी मीम्स जो बनी थी। जब आप पिक्चर बना रहे थे, डिड यू थिंक कि? नो, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा। पिक्चर बनाते पता ही नहीं चलता। मैंने तो इवन पिक्चर बनने के बाद भी जब पहला कट देखा तो मुझे लगा ये क्या बना दिया यार। तो फिर एडिट होते जो आई सामने, जब फर्स्ट टाइम मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में देखी पहला स्क्रीनिंग, पूरी तैयार फिल्म जब देखी मैंने, तब रियलाइज हुआ कि यार अनुराग ने कुछ तो किया। ऐसी बात थोड़ी, अनुराग है, उनका मैड जीनियस जो कहते हैं, मैड जीनियस है, ही इज अ जीनियस मैन। हाँ, मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू मैंने जब किया था, उन्होंने कहा कि हम तो वी होप कि उसमें कोई मैडनेस आए जब पिक्चर बनाए, क्योंकि उस मैडनेस से एक जीनियस आता है। एग्जैक्टली। मैं तो अनुराग को भाई, वाकई वो जीनियस है। उसने सिनेमाएं बदल दिया और पूरी दुनिया में शोर हुआ अनुराग का। हाँ। उसके सिनेमा का हम यहाँ पे जिक्र ना करते हो, लेकिन आई एम सॉरी, मतलब पूरी दुनिया में जिक्र होता है उसका। फिल्म मेकर्स और कौन से हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे कि हाँ मैं इनके साथ काम करूँगा तो आई नो दैट आई विल गेट सेटिस्फैक्शन एंड आई विल बी एबल टू इंस्पायर माई ऑडियंस? बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं जो और जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स भी हैं, जैसे विशाल जी हैं, विशाल भारद्वाज। हाँ, विशाल भारद्वाज हैं, जो उनके मकबूल, उनके अच्छा ये डायरेक्टर्स भी तभी खूबसूरत लगते हैं जब वो वाकई एक्टर्स के साथ काम करते हैं। मैं बहुत ही ब्लंट बोलना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि इनकी इस तरह के डायरेक्टर्स की ना हमारे जैसे एक्टर्स जानते हैं क्या औकात है उन लोगों की, चाहे वो अनुराग हो, चाहे वो विशाल जी हो, चाहे अनुभव सिन्हा हो, जितने भी ग्रेट डायरेक्टर्स हैं ना हमारे, हम जानते हैं इनको। एक एक्टर ही समझ सकता है उनकी वैल्यू। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो लोग। आप मकबूल की बात कर रहे थे, इट्स रियली लाइक दैट कि अगर मकबैत को इमेजिन कर सकें कोई इन एन इंडियन सेटिंग, इट वाज मकबूल। मैं नहीं समझती दैट एनीबडी एल्स कैन डू। आप उसमें से नसीर निकाल दीजिए, ओमपुरी निकाल दीजिए, उसमें से इरफान निकाल दीजिए, नहीं बन सकता, मकबूल नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। ले लीजिए कोई भी हिंदुस्तान में से एक्टर, मकबूल नहीं बन सकती, कुछ और बन जाएगी। क्योंकि ये इन एक्टर्स ने विशाल भारद्वाज को समझा है, इंटरनलाइज कर लिया, इंटरनलाइज किया उनकी बात को, और उनके अंदर गुदा था समझने का, उनका वो मयार था समझने का। तो अगर ग्रेट डायरेक्टर है ना, उसको ग्रेट एक्टर्स चाहिए, तभी कल्ट बनती है फिल्में। और जब आप एक्ट करते हैं तो आपके, जैसे आपने कहा इन नामों का जिक्र किया, आपके सामने जो एक्ट कर रहा है वो भी आपको इंस्पायर करता है। ऐसे कौन से विमेन एक्टर्स हैं जिसके साथ जब आप काम करते हैं तो यू ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न? बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। अमृता सुभाष है, एक
चित्रांग द सतपुड़ा, जिसके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी, अभी रिसेंटली एक फ़िल्म की है। इतनी ज़्यादा एज नहीं है लेकिन कमाल की एक्ट्रेस है, गीतांजलि शेरिकर है, मेरी बैचमेट है, वो है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके सामने मेरे को लगता है कि हाँ, ये जो एक्ट्रेस है ना, ये समझ रही है मुझे, अंदर तक देख रही है मुझे, और मैं भी इसको अंदर तक देख सकता हूँ। वो जब चलता है ना, ये सीन जब होता है, तब पता चलता है वाकई कि कहाँ क्या थॉट लेके बंदी एक्टिंग कर रही हूँ। और वो हमको फील होता है जब, फॉर एग्जाम्पल, जब आप और इरफान एक ही फ्रेम में हैं। इट्स लाइक कैसे कहूँ, जैसे सपोज लाइक अर्थ, जब शबाना आजमी और स्मिता पाटिल साथ हैं, यू डोंट नो कि किसकी तरफ देखूं मैं। बिल्कुल, वो जो मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होता है, डेफिनेटली। एक्ट कहते हैं ना कि जैसे हम लोग आपस में जिक्र करते हैं कि दो तरह के एक्टर होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छा एक्टर कभी कभी कम अच्छा करता है, कभी कभी बहुत अच्छा करता है। बुरा एक्टर कभी कभी कम बुरा करता है, कभी कभी बहुत बुरा करता है। बट लेकिन वहाँ कंपटीशन नहीं है, आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन, एक मैग्नेट है। आपकी आधी एक्टिंग तो वही हो जाती है जब आपके सामने अच्छा एक्टर होता है। अगर सिर्फ रिएक्ट कर दो ना उसको, आधा काम तो आपका वहीं हो गया, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो भी एक्टर है। हाँ। और पता है, जब दो अच्छे एक्टर होते हैं ना, चाहे वो फीमेल एक्टर हो, मेल एक्टर हो, मैं तो इस जेंडर में पढ़ना ही नहीं चाहता। एक्टर होता है, क्रिएटिव आदमी क्रिएटिव होता है। तो एक दूसरा ग्रेट एक्टर ना आपको सिक्योर करता है, एक सिक्योरिटी का माहौल देता है आपको, उसके डायलॉग डिलीवरी से, उसके थॉट से, उसकी एक्टिंग से ऐसा लगता है वो आपको सिक्योर कर रहा है। ये बहुत अच्छा फीलिंग होती है उस वक्त पे जब आपके सामने कोई ग्रेट एक्टर होता है। पर एक तरफ सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ देयर कैन आल्सो बी कि स्क्रीन स्पेस के लिए कंपटीशन, और फिर आपके इर्द गिर्द जो होता है, यार तुम दोनों एक, यू आर बोथ ग्रेट्स, लेकिन उसने कमाल कर दिया उस सीन में, तो बुरा लगता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह शक्ति फिल्म बनी थी, दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन, तो उसमें क्या हुआ, लाइक फॉर अ व्यूअर अमेजिंग, ये दोनों एक्टर्स, मतलब दिलीप कुमार अपने में ग्रेट एक्टर, अमिताभ बच्चन अपने में ग्रेट एक्टर, लेकिन जब दोनों आए, व्यूअर के लिए इट वाज बोनांजा कि दोनों एक ही फ्रेम में आ गए, राइट? बट जब फिल्म मैगजीन्स ने लिखा कि यार अमिताभ बच्चन ने ये क्यों एक्टिंग की, ये क्यों फिल्म एक्सेप्ट की, बिकॉज दिलीप कुमार गॉट द बेटर ऑफ हिम, एक कंपटीशन आ गई, मे बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड। कंपटीशन, ये मैगजीन वाले कंपटीशन करते हो, ये क्रिटिक्स कंपटीशन करते होंगे, बट व्यूअर्स से अगर आप पूछें, वो फिल्म ग्रेट ही इसलिए बनी क्योंकि दोनों थे, बच्चन और दिलीप कुमार, इस वजह से वो ग्रेट हुई फिल्म। वो इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा चली भी नहीं। हाँ। बट मेरी नज़र में आज, मतलब मेरी नज़र में तो ग्रेट फिल्म तब थी जब मैंने देखी थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने देखी थी, शक्ति जब लगी थी मैंने देखी थी, और उसी वक्त पे देखते वो ग्रेट हो गई थी मेरी नज़र में। जिन जिन लोगों ने देखी उनकी नज़रों में वो ग्रेट फिल्म है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो दोनों, बच्चन साहब और दिलीप साहब। मतलब यू डिडंट नो कि किस तरफ मैं देखूं। बिल्कुल द सेम थिंग आई एम सेइंग, दोनों अपना अपना किरदार अपने किरदार में हैं। हाँ। किरदार से कोई ये नहीं कि मैं दिलीप साहब की बैंड बजा के मतलब ऐसे हो जाऊंगा, या दिलीप साहब मेरी बैंड बजा के ऐसे हो जाएंगे, नहीं, दोनों अपने किरदार में हैं और बहुत अच्छे से अपने किरदार में हैं, छोड़ ही नहीं रहे, अपना किरदार को नहीं छोड़ रहे। एक बेटा है तो बेटा है जो ज़िद्दी बेटा है, एक बाप है तो बाप है जो बहुत ही डिसिप्लिन और अपने कायदे कानून पे चलने वाला है। दोनों की जो ये बीच की जो केमिस्ट्री थी वो हॉन्ट कर देती है आपको। आपको अपने बचपन से कुछ याद है कि कौन सी ऐसी फिल्में थी which really impacted you? मैं बहुत सारी फिल्में थी मेरी लाइफ में, तो एंथनी हॉपकिंस की बहुत सारी फिल्में थी, ग्रेट, रॉबर्ट डेनियल डे लुइस की फिल्में थी, डिनेरो की फिल्में थी, बहुत सारी फिल्में थी, लाइक और बहुत यूरोपियन सिनेमा था उस वक्त पे जो हम लोग देखते थे। फिर कहाँ आपको एक्सपोजर मिल रहा था? एनएसडी में मिल जाता था, में बहुत सारी फिल्में आती थी, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता था, बहुत सारी फिल्में। मैंने तो दिलीप साहब, मैं कन्वीनर था उसका फिल्म सोसाइटी का। अच्छा। मैंने दिलीप साहब की सारी फिल्में देख डाली थी, खुद ही अकेला ही देखता था मैं, कोई अगर नहीं आता था तो मैं खुद ही अकेला देखता था। 50 फिल्में देख ली मैंने दिलीप साहब की उस वक्त पे, और यूरोपियन फिल्में भी देखता था मैं। तो व्हेन यू वॉच दीज फिल्म्स डिड यू फील कि मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ ये एक्टिंग स्टाइल?
मैं तो देख रहा था उस वक्त पे, मुझे नहीं पता था मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उस वक्त पे तो मैं देख रहा था। आप सो व्हेन यू गॉट ऑन टू द फिल्म्स, आप छोटे रोल्स एक्सेप्ट कर रहे थे, बड़ी बजट फिल्म्स में भी आप छोटे रोल्स एक्सेप्ट कर रहे थे। यू डिडंट फील कि एट दैट टाइम स्मॉल कि नहीं, उस वक्त पे बिल्कुल भी ज़रा सा फील नहीं होता था। ऐसा लगता था अपनी जितना मिला उतना ठीक है, अपनी इतना ही डिजर्व करते हैं, मिलता रहे बस, एक एक सीन मिलता रहे। 5-6 साल तक तो ऐसे एक एक सीन करता रहा मैं। हाँ। बाद में रियलाइज होने यार 2 सीन करते हैं, फिर 2 सीन बोलने लगा मैं कि 2 सीन तो 2 यार एटलीस्ट, फिर 2 सीन मिलने लगे, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह चढ़े हम लोग। तो किसी ने कहा आपको उस वक्त कि हीरो नहीं बन सकते तुम? बहुत लोग बोलते थे हीरो नहीं बनते थे, हीरो बनना भी नहीं चाहते थे हम। नहीं बनना चाहते थे ना, हम तो एक्टर बनना चाहते थे। हम क्यों बने, हम तो एक्टर बनने आए थे। और किस वक्त लगा कि हाँ मैं एक्टर बन गया? अभी भी नहीं लगता, कोशिश कर रहे हैं। वंडरफुल। कोशिश कर रहे हैं, एक्टर की पूरी, मैं कहता हूँ ना 3-4 लाइफ भी मिल जाएगी तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक अच्छा स्क्रिप्ट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर यू? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो होता ही है, अच्छी स्क्रिप्ट से ज़्यादा स्क्रिप्ट तो अच्छी होनी ही चाहिए, तो बेसिक चीज़ है। बट उसके साथ कैरेक्टर जो होते हैं ना, उसको बहुत डिटेल में डिलिनेशन नहीं होते ना। हाँ, डिटेल में नहीं लिखे जाते। स्क्रिप्ट भी लिखा जाता है तो कैरेक्टर के हिसाब से शायद नहीं लिखा जाता, विद कैरेक्टर इन माइंड, स्टोरी इन माइंड। कैरेक्टर्स के जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका डिटेल है, उसका माइंडसेट है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका बैकग्राउंड है, ये बहुत सारी चीज़ें लिखनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखी जाती। आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, इन लोगों के साथ आपने काम किया। टेल मी अबाउट देयर स्टाइल। जब आप इनके साथ काम कर रहे थे, व्हाट इज़ योर फीलिंग? मैंने फेस टू फेस नहीं काम किया। मैं नसीर साहब के साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश है, रहेगी। हमने 2-3 फिल्में की हैं साथ में, फिराक भी की है, बट वो मेरे साथ नहीं थे। बड़ा मेरा दिल दुखता था कि काश उनके सामने में होता। फिर आमिर खान चोज यू टू डू द रोल? सरफरोश नहीं, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर उमाशंकर पथिक थे, हाँ, और जॉन मैथ्यूज जो डायरेक्टर थे, उन्होंने चुना था। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, स्क्रीन स्पेस यू वांट टू शेयर? कौन से ऐसे कि जैसे आपने कहा नसीरुद्दीन शाह के साथ यू वांट टू? हाँ, नसीर साहब हैं, मनोज वाजपेयी हैं, उनके साथ काम करना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा। आपने नहीं काम किया? मैंने काम किया उनके साथ, मैंने 1-2 फिल्में की, हाँ, बट और काम करना चाहता हूँ उनके साथ, क्योंकि वो इज अ वंडरफुल एक्टर, मनोज वाजपेयी। हाँ। आपकी एक पिक्चर थी पीपली लाइव। डिड यू सी सम जर्नलिस्ट एंड थिंक कि हाँ मैं ऐसे आई विल ऐसे द रूल लाइक दिस? मेरे एक दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, मेरे एक दोस्त थे। हाँ। मैं उसकी व्यथा हर बार, क्या प्रॉब्लम है, क्या है वो, यार वो जो करना चाहता था वो नहीं हो पा रहा, जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पा रहा हूँ, इस तरह की उसकी व्यथा सुनता था मैं अक्सर। हाँ। और जब मुझे रोल मिला, हाँ, तो मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ वही था, मेरा जर्नलिस्ट दोस्त। मैंने ठीक है, तू तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे मौका मिल गया, मैं उस जिस चीज़ के लिए तड़प रहा है, वो तड़प इस फिल्म में दिखाई गई, इस कैरेक्टर के थ्रू। और जब मैं गया, वो उस पिक्चर का इम्पैक्ट कितना रहा, आज भी लोग बात करते हैं। जब पीपली लाइव। हाँ। Another thing which I wanted to ask you was about Sacred Games. अभी भी उसकी मीम्स चलती है, and especially इलेक्शन के दौरान वो जो आपका एक लाइन है, कभी कभी आप ही बोल दीजिए। यही है, कभी कभी लगता है कि पुनिश भगवान है। कितनी बारी इस इलेक्शन में वो मीम चला 2024 में, और वही मीम लेकर इलेक्शन के दौरान जो भी टॉप पॉलिटिशियंस थे उनके साथ ये जोड़ा गया। जब आप सीक्रेट गेम्स कर रहे थे, डिड यू रियलाइज कि ये जो किरदार है इट्स गोइंग टू बी सेंसेशनल? वो बहुत ही अटपटा सा लगा था डायलॉग कि क्या है ये डायलॉग, कभी कभी लगता है पुनिश भगवान है। मैंने अनुराग पता नहीं क्या क्या लिख देता है ये, हमें तो पता ही नहीं होता जब कि ये डायलॉग ऐसा हो जाएगा टाइप में। हाँ। उस वक्त की फीलिंग तो कुछ और ही होती है, बट बाद में उसका क्या हो जाता है कुछ नहीं कह सकते। सीक्रेट गेम्स 1 and 2 में आपको which one did you prefer? Of course 1। 2 में आपको लगा कि नहीं बनी बात? नहीं, 2 में नए कैरेक्टर्स आ गए तो वो वर्क नहीं किए। हाँ। 3-4 नए कैरेक्टर्स आ गए तो बिल्कुल भी वर्क नहीं किए उसमें। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको कि जिस किरदार को फर्स्ट में लोगों ने प्यार किया है, उसी किरदार को एक ख़त्म कर दो, एक कमज़ोर कर दो, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू नो,
लाइक फॉर एग्जाम्पल नार्कोस जब मैंने देखी, गैंगस्टर मूवी, वो उसके पाब्लो एस्कोबार का जो कैरेक्टर कर रहा था, वो फर्स्ट सीजन में मैंने देखा, मैं पागल हो गया। अब सेकंड सीजन में उसको वीक कर दिया, मैं क्यों देखूं? भाई मेरा उससे जुड़ चुका था कनेक्शन, मैं उससे इमोशनली जुड़ा हुआ था, आपने उसको हटा दिया, मैं क्यों देखूं सीरीज? तो करोड़ों सीरीज आ रही हैं, फिर मैं क्यों देखूं? मैं उससे इमोशनली कनेक्ट हो गया था। तो ये प्रॉब्लम हुई इसके सेक्रेड गेम्स की भी, उसको वीक कर दिया। वीक कर दिया तो अब दिखवा लो, कर लो बात। अभी पंकज त्रिपाठी के साथ भी मैंने देखा, जब मिर्जापुर बनी नंबर 3, इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी। आपने पंकज त्रिपाठी को लिटा दिया, 6-7 एपिसोड में वो लेटे हुए हैं। क्या मतलब, ना बोल रहे हैं ना कुछ। कहाँ पे मिर्जापुर कालीन भैया वाज द, बोले यही हमारे यहाँ आके सेकंड सीजन में बहुत बोल गए थे, वो वर्क नहीं किया। हाँ, ये भी होता है डेफिनेटली, क्योंकि इमोशनली उनसे जुड़ गए होंगे ना लोग। हाँ, मैंने तो देखा नहीं, बट फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन में पंकज त्रिपाठी से जुड़ गए होंगे लोग। बिल्कुल। हाँ, अब उसमें तीसरे में लिटा दोगे उनको तो वो तो गलत बात है ना। 6-7 एपिसोड में वो बोल नहीं रहे, अब पंकज त्रिपाठी बोलेंगे नहीं तो फिर बात कहाँ बनेगी? पंकज नहीं बोलेगा तो वाकई सही बात है ना। हाँ। तो फिर कहाँ वो, मतलब आप उसके बाद आप जितना मर्जी इरोटिक सीन ला दीजिए, जितना मर्जी वायलेंस ला दीजिए, मिर्जापुर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, बिल्कुल बिल्कुल। बट विल यू टू एक्ट, सपोज गैंग्स इज टू बिकम अगेन, करेंगे आप कभी? अगर गैंग्स को रीडू करना हो थर्ड, करेंगे ही नहीं, करेंगे मुझे नहीं लगता करेंगे। हाँ। करेंगे भी तो शायद, आई डोंट नो, वो कल्ट नहीं बन सकता ना, जैसे शोले को रीडू नहीं हो सकता। नहीं कर सकते, वाकई नहीं कर सकते। डॉन भी नहीं बना, इवन दो इट वाज अ हिट। मुझे नहीं लगता कि डॉन 1 और डॉन 2 वाज, वो मैं एक बार एनर्जी कुछ ऐसी होती है डायरेक्टर की, एक्टर्स की, सारे एक्टर्स के, एक माहौल बनता है, उस माहौल में कुछ मैजिक होता है जो उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन एक खूबसूरत माहौल होता है उस वक्त पे, वो दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते आप। आपकी कौन से ऐसे रोल है विच यू वुड वांट टू रिक्रिएट, कि मैं फिर से करूं ऐसे, और मैं उसको अलग तरीके से करूं? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में कि मैं इतना इंडल्ज नहीं होता अपने कैरेक्टर्स को लेके, इतना याद नहीं करता हूँ, इतना नॉस्टैल्जिक नहीं हूँ उनका अपने कैरेक्टर। एक बार हो गया दफ़ा तो दफ़ा रहने दो उनको, फिर नया कुछ देखते हैं कि अंधेरे में तीर मारते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। फिल्म बनाना हो तो फिर what will you choose? Will you choose violence? Will you choose romantic comedy? नहीं, वो तो फेज के ऊपर है, उस वक्त पे मैं कौन सी मन स्थिति से गुजर रहा हूँगा। इंस्पायर क्या करता है आपको, किस किस्म की फिल्म? ऑफ कोर्स क्रिएटिव फिल्म ऑब्वियसली विल डू, बट डज वायलेंस, डज एक्शन? मुझे इन सब चीज़ों से नहीं, मुझे कहते जो इंटरनल जो जर्नी है, इंटरनल जो थॉट है, वो मुझे इंस्पायर करता है, वो मुझे इंडल्ज करता है कि कुछ अंदर से कुछ निकाला जाए जो टैप ना हुआ हो मेरे साथ कभी, मैं ऐसा कुछ चीज़ें निकालूं, ऐसा मन करता है। कभी ना हो, मतलब देखते हैं, हम भी प्रोसेस में हैं। तो स्टिलनेस आपको ज़्यादा लगता है कि स्टिलनेस मतलब ठहराव होना चाहिए? ठहराव नहीं, मतलब एक कोई अंदर की ऐसी सच्चाई जो इसके अंदर का ऐसा अननोन पार्ट जो हमने भी टैप न किया हो, जो बहुत मुश्किल होता है, वैसा सा कुछ फाइंड आउट करने का मन करता है। ह्यूमन इमोशन का कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको लगता है कि आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, आपने अभी तक पर्दे पे नहीं ले आए आप? जैसे ईविल तो आपने किया है, एंगर आपने किया है, लव आपने किया है, कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपने किया नहीं और करना चाहते हैं अभी? न्यूट्रल। फोटोग्राफ में तो है ना न्यूट्रल? हाँ, वैसा सा है, और न्यूट्रल परफॉर्मेंस करने का बड़ा मन करता है मेरा। हाँ। इसमें कोई एक ठहरा पानी होता है ना, जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, वैसा सा करने का मन है मेरा। मैंने कहा ना स्टिलनेस है, स्टिलनेस, ठहराव। हाँ, ठहराव, हाँ, वैसा सा। पर उसी क्योंकि क्या है ना, 2-3 इमोशन इतने ज्यादा हम हर जगह देख रहे हैं, फिल्मों में देखते हैं, हम भी पक चुके हैं ना। हाँ। कि एंगर और लव, वो रोमांस और ये हेट्रेट और वो ये 4-5 इमोशन जो है ना बहुत देख चुके हैं, बाकी इमोशन पे भी काम ही नहीं हुआ ऐसा लगता है। तो कुछ इमोशन जिनको हम देखते ही नहीं हैं, उन इमोशन पे काम होना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मन करता है। और देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट, लेट मी टेल यू। क्योंकि अभी अगर आप गाने देखें या कोई भी फिल्में देखें,
कैमरा कट्स इतने हैं, एंगल्स इतने हैं, 24 कैमरास, कट कट कट, तब मन करता है एक गुरुदत्त की फिल्म देखूं मैं। वाह क्या बात है। एक वन शॉट जो चलता है और कैरेक्टर के फेस पे जाके रुकता है, वो तो वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल तो, वो मन करता है, मेरा भी करता है वो मन। हाँ, क्यों करता है? क्योंकि इससे पक गया दिमाग, वो पूरा कैमरा ट्रिक हो गया पूरा। नहीं चाहिए मुझे कट, नहीं चाहिए जर्क। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस तो उसी में दिखती है। खैर हाँ, एक लगा दिया कैमरा यहाँ पे बस, और लाइटें ये सब नहीं चाहिए मेरे को, एक शैडो लाइट ही काफी है शायद। दैट्स द रीजन, बिल्कुल लेस एवरीथिंग इज लेस, कि वापस जाने का मन करता है टू द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट आर्ट फॉर्म। और थिएटर में भी ये लगता है कि मुझे क्राउड नहीं चाहिए स्टेज पे, एक बंदा दूसरे बंदे को बोले डायलॉग या फिर मोनोलॉग बोले और मुझे इम्पैक्ट करे। Am I the only one? और आपको भी क्या आप लगता है? बहुत लाखों में एक लग रही है मेरे को तो इस तरह का थॉट, क्योंकि मैं भी फील करता हूँ वही चीज़, बट इट्स अमेजिंग थॉट, क्योंकि बाकी इस वक्त पे ज़रूरत है उस चीज़ की, स्टिलनेस की ज़रूरत है, यू नो। हाँ है, पर हम 1.4 बिलियन इंडियंस हैं। हाँ। कहाँ पे स्टिलनेस, कहाँ पे वो ठहराव, कहाँ पे वो सुकून, कहाँ पे वो रुकने का जो अंदाज है, मतलब मैं रुक जाऊं, ठहर जाऊं, संभल जाऊं समझने के लिए, वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो नहीं है। आप खोजते हैं उसको? हाँ डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि सारे जो क्रिएटिव लोग हैं वो इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, कि जहाँ पे एक एक मिनट में आप पूरा, एक मिनट का हो गया सिर्फ आपका ध्यान, सिर्फ एक मिनट में आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी, वहाँ पे ठहराव की ज़रूरत है वाकई, ये तो फैक्ट है। एक ऐसी फिल्म जो ठहराव वाली हो, ऐसा परफॉर्मेंस, बल्कि ये हर क्रिएटिव आर्टिस्ट फील करता होगा मेरे ख्याल से, जो आपने बोला है। बट ऐसा बना दिया गया ना हमारे चारों तरफ इस वक्त पे, हम भी उसमें एक, उस भीड़ में हम भी एक हो गए, तो वो बड़ा दुख होता है, उसका गिल्ट भी होता है। उस भीड़ से आप अपने आप को अलग कैसे करते हैं? नहीं तो क्रिएटिविटी तो मर जाएगा किसी में भी। वही है, क्या बोले मैं तो, क्योंकि क्या है ना, हम भी सफ़र कर रहे हैं ना इस चीज़ से। दैट इज़ वाई आई थिंक, मुझे लगता है कि जो आप बोल रही हैं ना, ये इतनी सच्चाई इसकी, दैट इज़ वाई मैं अपनी खुद की एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसी चीज़ को लेके, और उसमें मैं 15 मिनट के शॉर्ट्स मैंने रखे हुए हैं। एक आदमी है, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ राजखोवा पे, एक आसाम के जो जज थे उनके ऊपर, और बहुत सारे लोगों, हमारा इस वक्त पे खूब बहुत डिस्कशन चल रहा है उस फिल्म को लेके। उसकी फिल्म बनाना चाह रहे हैं लोग, मैं फिल्म नहीं बनने दूंगा वो उस तरह की, जिस तरह की अक्सर अमूमन हम कहते हैं फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है, वाह, मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक सीन ठहराव के साथ हो, जैसा आप आके बैठते हैं, अकेले बैठे हैं तो बैठे हैं, यू नो, लेट्स सी दिमाग में क्या आएगा उनके। तो उस तरह के 15 मिनट के मैं 5-6 15 मिनट 10-12 सीन करना चाहूँ, तो दैट्स इट। ये मेरी फिल्म में एक आदमी का थॉट, एक आदमी ने अपनी वाइफ और 3 बच्चों का मर्डर किया है, पढ़ा लिखा, एक ऐसा माइंड, नोबल माइंड, यू नो, एक्सीलेंट माइंड, कैसे ये हरकत कर सकता है, क्या थॉट था, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, तो उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई मैंने, बाकी किसी के साथ करूँगा ये फिल्म तो फिल्म बन जाएगी, मुझे फिल्म नहीं करनी, मुझे एक्सप्लोर करना है उस आदमी का माइंड, बस। इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ भाई ये फिल्म। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला आपने। आप एक कल्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कल्ट है ना, आप हाथ जोड़े, हाँ मना करें, हाथ ना, आप उसका प्रिजनर हैं कि आप उसकी जकड़ से आप बाहर निकलना चाहते हैं? ना, मैं तो अभी इस तरह इतना सोचा ही नहीं मैंने अभी, मैं तो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। है ना कल्ट, जैसे कि शाहरुख खान का कल्ट नहीं है, मैं सलमान खान का, छोटा सा एक्टर हूँ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, यू नो, बट वही हमारी प्रोसेस है, हम एक प्रोसेस में है, लेट्स सी। ना कल्ट और फल्ट ये सब मैं
मेरे दिमाग से बाहर की चीज़ें हैं। इन द करंट स्टेट ऑफ एक्टिंग, जब हम ग्रेड्स की बात करते हैं तो योर नेम इज़ वन ऑफ देम, तो कल्ट तो हो गया ना आपका? मुझे बहुत डर लगता है आजकल, तो कल्ट हर जगह बिखरा पड़ा है। कोई बोलता है मेरी पिक्चर कल्ट है, मैं कल्ट हूँ, मैं ये, ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े वर्ड्स आज की डेट में इतने इजीली फेंक देते हैं लोग, है ना? लोग आते नहीं आपको कहने? नहीं 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 नहीं, मैं, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपको चढ़ाए में नहीं आना उनके, यू नो, बहुत आसान होता है ये। तो कैसे आप अपने आप को अलग करते हैं? रियल मेरी तो भी मैं तो ऐसा लगता है अभी तो शुरुआत हुई, अभी मैं शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं कब होगा। इसीलिए बोलते हैं ना 4-5 ज़िंदगी भी हो जाए तो भी कम लगती है, अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं। हाँ, वो ये तो बहुत ही अजीब सा लगता है, ये तो बहुत सच बता रहा हूँ। शोहरत से डरते हैं क्या? शोहरत से इसलिए डर लगता है कि यार जो मैं काम करना है था वो शोहरत की वजह से ना कर पाऊँ क्या, वो होता है। क्योंकि मैंने वाकई अभी जो मैंने अपनी मर्जी का काम नहीं किया, फ्रेंकली स्पीकिंग। फिर क्यों किया? बेहोशी में करते चले गए टाइप में। अब ऐसा लगता है अब कल आई है, अब थोड़ा सा ठीक ठाक काम करेंगे। कभी कभी ऐसा काम किया माँ बाप को खुश करने के लिए या बच्चों को? मैंने तो, मेरी वो बेचारे क्या करें, मैंने अपनी अम्मी को खुश करने के लिए किक की थी, हीरोपंती की थी, वो खुश हो गई। क्या किया था आपने? कपड़े अच्छे पहने थे उसमें मैंने। हाँ। और उनको देख के बड़ा अच्छा लगा कि हाय मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें ही अच्छा लग रहा हूँ, बाकी का तो ऑब्वियसली माँ को अच्छा लगे। अपनी माँ को अच्छा करने के लिए कुछ फिल्में कर ली तो बड़ी खुश हुई। कौन सी फिल्में? किक एक फिल्म की थी मैंने। हाँ, किक। हाँ किक। तो उनको एक मैंने पूछा उनसे, जब पिक्चर देखी उनके, उसके बाद पूछा हमने कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा आपको, तो बोली जब तुम बहुत सारे नोटों पे बैठा हुआ था ना, ऐसे कर रहा था वो सीन। मेरी माँ को वो सीन बता, अजीब माँ है मेरी, वो सीन अच्छा लगा। क्यों नहीं बेटा, पैसों के बीच में है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हाँ, वो फैंटेसी और रियलिटी में फर्क ना हो तो फिर बेहतर है ना? हाँ। एंड बच्चों के लिए उनको कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं? मेरे ज्यादा नहीं देखी, मेरी बेटी है, वो तो मेरे बेटे ने तो कुछ भी नहीं देखी, बट बेटी ने भी 1-2 फिल्में ही देखी मेरे ख्याल से। वो भी एक्टिंग करना चाहती हैं? हाँ, वो तो पागल है एक्टिंग के लिए। हाँ। आपको अच्छा लगता है कि जब फैमिली आपका आर्ट अप्रिशिएट करती है? फैमिली का रोल कितना होता है एज एन एक्टर? उनको कभी कभी कहते हैं, जैसे कुछ एक्टर्स कहते हैं माई वाइफ कीप्स मी इन रियलिटी चेक, और माई डॉटर कीप्स मी इन रियलिटी चेक। वो बोलती है पापा ये क्या बकवास काम किया आपने। कुछ कहते हैं कि हम अपने बच्चों को दिखाते ही नहीं अपनी फिल्में, ऐसे भी होता है। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स ऐसे? मेरे पेरेंट्स को तो मेरी जो मदर है उनको तो ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, ज़्यादा फिल्म का कुछ इतनी। गांव में रहती हैं? हाँ, मेरे साथ ही रहती हैं, मेरे साथ भी रहती हैं, बीच बीच में गांव जाती हैं, बट इतना ज़्यादा उनको फिल्मों का वो है नहीं, नॉलेज नहीं है उनको। आप अकेले हैं अपने हाँ, मैं अपनी फैमिली में अकेले जो एक्टिंग में आए? एक्टिंग में। और बेटी रहती नहीं, बेटी अभी लंदन में वर्कशॉप कर रही है। हाँ, उसके साथ ये फिल्म के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो मज़ा आता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलता है। लेकिन वैसे आप फैमिली इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ ना? आप अकेले में रहते हैं ज़्यादातर? हाँ, मैं अकेले में रहता हूँ। और आपको यू लाइक गोइंग बैक टू उत्तर प्रदेश? वहाँ पे आपका नहीं, मैं वहाँ नहीं जाते आप? नहीं, मुंबई में ही। अगर आपको कहीं जाना हो एकांत में रहने के लिए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? राजस्थान। क्यों? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है राजस्थान जाना, जैसलमेर, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ मुझे दूर तक दिखाई देता है, कुछ आड़े नहीं आता बीच में। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि पहाड़ों में जाएं या फिर सागर किनारे बैठ के इंस्पायर हो जाता है। वो भी अच्छे लगते हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है वो मुझे डेजर्ट करता है, पता नहीं क्यों करता है, आई डोंट नो। हाँ, आर्टिस्टिकली। हाँ, पता नहीं, वैसे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यही वही बात हो गई। हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ हिलता नहीं है। हाँ, वहाँ पर स्टिल है, स्टिल, यू नो, स्टिलनेस अगेन। वी आर कमिंग बैक टू द स्टिलनेस इन लाइफ, कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा रेत हिलेगा जब हवा चलेगी, चलेगी, नहीं तो कुछ और नहीं। उसमें भी एक मिस्ट्री सी होगी जब। हाँ,
सैंड ड्यून्स जो वो, हाँ। सैंड ड्यून्स, कभी आप उस तरफ जैसलमेर में आपने देखा होगा जो भारत पाकिस्तान का जो इलाका है, हाँ। वहाँ पे जो फेंसिंग हुई है, हाँ। जब सैंड ड्यून्स निकल जाते हैं तो वो फेंस हवा में ऐसे हिलता है, हाँ। क्योंकि नीचे से तो निकल गया ना, सैंड ड्यून हट गया, हाँ। तो फिर द फेंसिंग इज हैंगिंग ऑन नथिंग एग्जैक्टली। और फिर अगले दिन फिर रेत वहाँ आ जाता है और वो हाँ। सैंड ड्यून्स पे टिक जाता है। तो सरहद वैसे है वहाँ पर। करेक्ट। इट जस्ट मूव्स, इट कम्स बैक। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज ज्योग्राफी वहाँ का जो है। इन द एंड आई लाइक टू आस्क यू अबाउट द फिल्म मेकर्स दैट यू हैव वर्कड विद। कौन से फिल्म मेकर्स आपको इंस्पायर बहुत करते हैं? मुझे नए फिल्म मेकर्स बहुत इंस्पायर करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी मैं एक 2-3 बंदे हैं अभी तो फिलहाल मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो इसलिए इंस्पायर करते हैं, वो किसी की ऑ में नहीं है। उनका जो थॉट है वो बहुत पर्सनल है। उन्होंने जो अपनी फैमिली में देखा, जो अपने आसपास देखा, उसी के ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं वो। क्या वो ऑथेंटिक बन जाता है वैसे? फिर बहुत ऑथेंटिक हो जाता है जब आप अपने आसपास की स्टोरी लिखते हो और वो बिल्कुल फिल्मी नहीं होती, फिल्म के तरीके की नहीं होती। उन खुद को थर्ड पर्सन को भी लगता है कि तो बहुत ही रियल है, ये तो ऐसा लग रहा है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जबकि उसने तो अपनी स्टोरी लिखी हुई है। हमें थोड़ा नहीं पता उसकी अपनी स्टोरी है, लेकिन जो सामने आती है हमें तो लगता है कि इतना रियल कैसे हो सकता है, कि मेरी स्टोरी है ये, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को, स्पेशली डायरेक्टर्स को ना, सबसे पहले स्टोरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ हो या उसने देखा हो, उसी के ऊपर लिखनी चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ आजकल करने लग गए हैं लोग, कहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, फेमिनिस्ट होना चाहिए, या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल कल्चर आ जाता है, लोग फिल्में बंद कर देते हैं, थिएटर में आग लगा देते हैं, ऐसे सब कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि जब इतना प्रेशर होता है, क्या कोई फिल्म मेकर आज़ादी से कहानी कह सकता है? नहीं, कहीं नहीं सकते। फिर कैसे कह सकते हैं कहानी आज़ादी से? अगर प्रेशर है पॉलिटिकली करेक्ट होना, ये वो क्या कहेंगे इसलिए चेंज कर दे, तो ऐसे स्टोरी मत लो, फिर कुछ और लो, लेकिन वो सच्चाई वाली हो। इसीलिए तो कॉमेडीज नहीं बन रही ना, आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये तो है, Isn't it? अगर आप देखें पहले जो कॉमेडीज बनती थी, नॉट जस्ट इन इंडिया, आप अमेरिका भी देख लीजिए, जो पहले रोमांटिक कॉमेडीज बनती थी, अब आप किसी भी एक्सेंट का मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ। आप जोक्स नहीं क्रैक कर सकते। पहले मद्रासी पे जोक क्रैक कर दिया, सरदारों पे जोक क्रैक कर दिया, तो आपने पंडितों पे जोक क्रैक कर दिया, अब आप किसी पे भी नहीं कर सकते। आप किसी को विलन नहीं दिखा सकते। माइकल दारू लेके आप वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप माइकल वो कर देगा, माइकल कर देगा। आप पंडित को आप करप्ट नहीं दिखा सकते कि अरे पंडित को करप्ट दिखा दिया, क्यों भाई? आप टेररिस्ट को हमेशा मुसलमान नहीं दिखा सकते। तो एक रिस्ट्रिक्शन आ गया ना फिल्म मेकर्स में। तो इसमें क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे अगर आप पॉलिटिकली इतना करेक्ट जाना पड़ेगा? तो नहीं दिखा सकते फिर। नहीं दिखा सकते फिर, तो आगे इतना ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं जब काला था तो मुझे काला बोलते थे, अब कोई मोटा तो मोटा बोलते हैं हमारे गांव में। हाँ, मोटे इधर आ, काली इधर आ, हेलन, लेकिन आज की डेट में नहीं बोल सकते। ये तो और बहुत ही नॉर्मल था ये सारी चीज़ें। कोई दर्जी हाँ भाई, दर्जी भाई, माली, हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते अब नहीं बोल सकते। हाँ, जाति के ऊपर नाम नहीं ले सकते। माली भैया बोल दीजिए, हाँ, पर माली नहीं बोलेंगे आप। हाँ, ये हो गया। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि क्रिएटिव प्रोसेस में रिस्ट्रिक्शन अभी तो और भी होगा, और जिस स्पीड से चल रहे हैं ना, आप जेंडर भी नहीं बोल सकते। आप तो अमेरिका में भी ये भी हो जाता है कि नौकरी चली जाती है अगर आप मिसजेंडर कर लेते हैं, तो वहां पे भी हो जाता है। दे बोलना चाहिए, ही नहीं बोल सकते, शी नहीं बोल सकते, दे बोल। हाँ, अभी मेरी बेटी कर रही है वहाँ पे वर्कशॉप, उसने बंदा ही था, हाँ, उसने ही बोल दिया, एंड ही सेड कॉल मी शी, आई आइडेंटिफाई एज शी। हाँ, कल से मैं शी था, तो आज भी शी बोलो मेरे को। तो ये बड़ा अजीब सा भाई, क्या है ये? हाँ, जहाँ पे इवन सोशल मीडिया पे ही, शी, दे, तो अगर आप पढ़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं कॉलेज में,
तो आप दे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे कि सिर्फ ही या शी नहीं लिखेंगे, एक और जेंडर आ गया है वहाँ पे। सो ये हम सब के पॉपुलर कल्चर में भी इफेक्ट करेगा ये रिस्ट्रिक्शंस, डेफिनेटली करेगा। ये रिस्ट्रिक्शंस क्रिएटिविटी में तो बहुत सॉलिड अफेक्ट करेगा ये। हाँ, साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स है ना, जहाँ पे और ओपननेस आनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए। आप एक पॉलिटिकल बंदे हैं? बिल्कुल भी नहीं, जीरो पॉलिटिकल बंदा हूँ मैं। जीरो पॉलिटिकल? उत्तर प्रदेश के होके कैसे आप जीरो पॉलिटिकल हो सकते हैं? मैं रहा कहाँ इतना वहाँ पे। अच्छा, मैं इतना रहा नहीं, मैं तो बचपन में निकल गया था वहाँ से। हाँ, तो आप उसका असर नहीं हुआ आप पर? हाँ, असर नहीं है इतना ज़्यादा। जब आप वापस गांव जाते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं लोग आपको कि आप यहाँ से गए? हाँ हाँ, गया ही मैं वहाँ से। हाँ, कोई कनेक्ट होता है जब आप वापस जाते हैं, क्योंकि अब आप नाम शोहरत सब कुछ आ गया आपको। When you go back, मैं अपने घर चला जाता हूँ, घर से अपने खेतों में चला जाता हूँ, बीच में इतना एक दो चार दोस्त हैं उनसे मिल लेता हूँ, बस इतना ही होता है मेरा। टोन डाउन करने के लिए, ट्यून ऑफ करने के लिए रीडिंग, म्यूजिक, फिल्म्स, क्या करते हैं? म्यूजिक। मैंने एक वीडियो देखा था आपके घर के, जहाँ पे आपने कहा कि मेरी एक अलग जगह है जहाँ सारे अवार्ड्स रखता हूँ, मैं उसको देखता नहीं हूँ ना, मेरी फोटो है हर जगह। नहीं रखते आप? क्यों? क्योंकि मैं अपना फोटो मैं नहीं रखता, अपना फोटो नहीं रखता मैं। और अवार्ड्स भी कहीं कोने में? अवार्ड भी कोने में नहीं, अभी थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन बनवा रहा हूँ। आपको अवार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मिल जाता अच्छा है, नहीं मिले तो कोई गम नहीं है, ऐसा है। मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूँ या उसके प्रो हूँ, ऐसा नहीं है। मिल जाए अच्छा, नहीं मिले कोई बात नहीं। वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला अपना गया, तो ये और क्या है। ऐसा है, कोई मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। एम्बिशियस नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आया सो आया। आया सो आया। मैं बहुत रिलैक्स चिल्ड आदमी हूँ एक्चुअली। जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है मेरे बारे में। हाँ, बहुत ही रिलैक्स्ड आदमी हूँ मैं। बियॉन्ड बॉर्ग टेनिस वाले जो। हाँ, मेरे को आप कहीं दिल्ली की साइड में कहीं एक घर दे दीजिए बढ़िया सी जगह, मैं पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ वहीं पे कुटिया में। इस टाइप का आदमी हूँ, मेरे को डिमांड है ही नहीं, ज़ीरो डिमांड मेरी लाइफ में मेरी। क्वाइट अमेजिंग। हाँ, क्वाइट अमेजिंग। एनीवे, थैंक यू, आपने ANI को टाइम दिया अपना। थैंक यू वेरी मच। सो विशिंग यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.